देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पी वाई क्यूज को। और उसी सीरीज में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और इसमें भी हमने अपनी कुछ वीडियोज के अंदर पूर्व में पूछे गए सवालों को बना लिया है। और आज हमारे यह एपी को लेके अंतिम वीडियो होगा, जिसमें हम अपने दो महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कशन करेंगे, जो हमसे बोर्ड 4 से 5 नंबर में पूछता है। तो आइए शुरुआत करें आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से रुपए 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सवाल 2009 और 2017 में रिपीटेड है। पुनः सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कुल अर्थात रुपए 700 की राशि रखी गई। टोटल जो राशि है वो 700 रुपये रखी गई है और पुरस्कारों की संख्या 7 है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि माना सबसे कम पुरस्कार हमारे पास है x। चलिए हम सवाल को हल करते हैं और सवाल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि कुल पुरस्कार 7 हैं और प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो हम मान लेते हैं कि माना पुरस्कारों में सबसे कम पुरस्कार की राशि, माना कम पुरस्कार की राशि, शॉर्ट में लिख देते हैं कम पुरस्कार की राशि, हमारे पास रखी गई है बराबर है x। अब गौर कीजिएगा, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो हम ये कहेंगे कि पहले पुरस्कार की राशि अगर हमारे पास टोटल कितने हैं, तो 7 नगद पुरस्कार हैं, अर्थात पुरस्कारों की कुल संख्या। तो कुल संख्या अगर हम देखें, कुल संख्या हमारे पास है पुरस्कारों की 7 है और उनका योग भी, यानी देखिए लिखा गया पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, तो कुल योग भी है इनका, कुल योग रुपए है 700। अब जैसा उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 7 कम है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा पहला पुरस्कार तो हो गया x, रुपए x। दूसरा हम कहेंगे कि हमारे पास दूसरा पुरस्कार है रुपए x प्लस 20। तीसरा पुरस्कार है रुपए x प्लस 40। यह रुपए सबके लिए यूज कर लिए। रुपए x प्लस 60, रुपए x प्लस 80, रुपए x प्लस 100 और रुपए 1 2 3 4 5 6 और x प्लस 120। और अगर हम इनको गौर से देखें तो हमारे यह एपी बन के आ गया, क्योंकि जैसा उन्होंने सवाल में दिया उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको रख लिया। अब उन्होंने कहा कि टोटल किसके बराबर है, 700 रुपये की राशि, इनको हमने इनमें डिवाइड करना है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको सॉल्व करते समय रुपए ब्रैकेट कर देते हैं x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 प्लस x प्लस 60 प्लस x प्लस 80 प्लस x प्लस 100 प्लस x प्लस
20 इज इक्वल टू है 700। गौर कीजिएगा, ये सारी राशियों को हमने एक साथ ऐड कर दिया और इक्वल उन्होंने कहा कि 700 की राशि को हमें बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अगर हम टोटल x को काउंट करें तो x हमारे पास बन के आ रहे हैं 7, तो सबका सम हो जाएगा 7x प्लस 20 को ऐड करें हम 40 में तो ये बन जाएगा 60, और 60 और 60 को आपस में ऐड करते तो ये बनेगा 120, 120 के ऊपर प्लस 80 ऐड कर दें, ये बन जाएगा 200, 200 में 1 ऐड कर दीजिएगा 300, 300 में 1 ऐड कर दीजिए देखो 420, तो हम लिखेंगे 420 इज इक्वल टू 700। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसी को सॉल्व करें तो हम ये देखेंगे कि 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 700 माइनस 420, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके 0 में से 0 को निकाल दीजिए तो 0, यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 2 को निकालिए 8, और ये 6 रह जाएगा, 6 में से 4 को निकाल दीजिएगा 2, तो ये आ गया 280। हम कह सकते हैं कि 7x इज इक्वल टू 280, तब x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 40, क्योंकि 7 4 जा 28, तो 40 आ गया। अर्थात हम कहेंगे कि x का मान हमारे पास 40 आ गया। तो शेष बचे हुए मानों को हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या 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 राशि बनेगी, तो राशि पहला पुरस्कार बनेगा 40 का, दूसरा लिखा है x प्लस 20, तो 40 प्लस x कर देंगे, ये बन जाएगा 60, x यहाँ रुपये, चलिए लास्ट में रुपये लिख देते हैं, और x प्लस 40 का है तो x में 40 ऐड कर दीजिएगा, ये बन जाएगा 80। नेक्स्ट उन्होंने बोला x प्लस 60, 60 में 40 ऐड कर दीजिएगा 100, x प्लस 80, 80 प्लस 120, 40 ऐड करेंगे, x प्लस 100, 100 में 40 ऐड कर दीजिएगा 140, और x प्लस 120, 120 में 40 ऐड कर दीजिए तो 160। अर्थात हम कहेंगे कि जो राशि आई है वो आई है रुपये 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए आपने गौर करना है कि जैसा हमें दी गई जानकारी होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लिखते हैं, फिर एक एपी का रूप बना लेते हैं और उन्हीं मानों को सॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद जो आंसर आता है वो आपके सामने है। चलिए और आगे बढ़ें, अपने दूसरे सवाल को देखें। एक व्यक्ति रुपए 3250 का ऋण पहले माह की किस्त में रुपए 20 देकर चुकाता है। कोई व्यक्ति ने, सवाल ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऋण लिया 3250 रुपए का, तो इस पर जो पहली किस्त है उसमें वह 20 रुपए एक्स्ट्रा देके चुकाता है, और फिर किस्त की राशि में रुपए 15 प्रति माह की वृद्धि कर देता है। पहले 20 दिया और अब उसमें प्लस 15 और ऐड करके आगे बढ़ाता है। ऋण चुकाने में कितना समय लगेगा? इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए हम गौर करेंगे, जैसा उन्होंने जानकारी दी है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम देखें, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति रुपए 3250 का ऋण पहले माह की किस्त में, तो मान लेते हैं कि पहले माह की किस्त थी हमारे पास 20, और उन्होंने उसके बाद कहा कि उसमें 15 की वृद्धि कर देता है, तो 20 में हम 15 को ऐड कर देंगे, बन जाएगा 35। 35 में आप पुनः 15 ऐड कर दीजिए तो यह बन जाएगा 60, यानी डॉट 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 हमें इसमें ऐड करते हुए आगे बढ़ जाना है। सॉरी, 35 प्लस 15 50, आई एम रॉन्ग, 35 में 15 ऐड करेंगे 50, तो ये डॉट डॉट करके हमारे पास एक सीरीज बन के आ गई। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इसको ध्यान से समझें तो यह एक एपी का रूप है। इसका प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 20, और d हम निकालेंगे सारवंतर, तो ये बनेगा 35 माइनस 20, इट मीन्स ये भी आ गया 50। a हमारे पास आ गया, d हमारे पास आ गया, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण की कुल राशि ये है 3250, तो इसको आप कह सकते हैं कि सम ऑफ एस एन है 3250। पूछा गया कि ऋण चुकाने में कितना समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं, माना समय लगा n, हमें समय लगेगा
n के बराबर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी Sn वाला पोर्शन दिया रहता है तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला बन के आता है Sn इज इक्वल टू n/2 लार्ज ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमें दिया गया क्वेश्चन है। जैसा हमें दिया गया है उसी सिचुएशन पे हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं और मान निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या बन के आता है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आया है। हम ये लिखेंगे n/2, तो n/2 तो हमें निकालना है क्योंकि n/2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो n/2 को तो n/2 ही रख देंगे इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू भी हमने 20 ले रखी है क्योंकि हमारे पास है, तो 2 इंटू ए, 2 इंटू 20 प्लस अभी n फिर को निकालना है तो n तो जू का जू रहेगा n-1 और इंटू डी हमने निकाला था 15, तो हम रखेंगे 15 और यह इक्वल है ₹3250 क्योंकि टोटल राशि है 3250। यह Sn वाला पोर्शन हो गया। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का मल्टीप्लाई हम सीधे सीधे यहाँ करा देंगे 3250 के साथ में, तो यह बनेगा आपके पास समीकरण n इंटू 2 इंटू 40 प्लस 15 का n के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15n माइनस 15, 15 1 जा 15 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 200, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5, 1 कैरी थी, 3 2 जा 6, ये बन के आ गया 6500 हमारे पास वैल्यू। अब हम यहाँ पर इसको पुनः सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये 40 है प्लस का, ये 15 है माइनस का, तो 40 में से 15 को माइनस कर लेते हैं। यह बन जाएगा हमारे पास n इंटू 0, इससे इसको एक बोरो दे देंगे तो 10, 10 में से 5 को निकाल दीजिए 5, 3 में से 1 को निकाल दीजिए 225 प्लस 15n इज इक्वल टू 6500। यह हमारे पास सॉल्यूशन अगला स्टेप आ गया। अब हम एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी n का इंटू करा देते हैं अंदर, तो ये बनेगा 25n प्लस 15, सॉरी यहाँ माइनस है 15n, ठीक है 15n इज इक्वल टू 6500। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से समझें, इसको अगर हम अंदर ले आए तो माइनस का बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पर। ये 6500 को अंदर ले आते हैं तो ये हमारे पास 6500 इज इक्वल टू 0 बन गया। इस पूरे टर्म को अगर हम ध्यान से समझें तो हम ये 5 के टेबल से इजी वे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले ऐसा कर देते हैं कि प्रत्येक पद को या समीकरण के दोनों पक्षों में ये लिख देते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, या सीधे लिख देता हूं 5 से भाग देने पर। बस आप ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि समीकरण के दोनों पक्षों में, यानी 0 वाले पक्ष में RHS में भी और जो दिया गया हमारे पास LHS है इसमें भी, हम इस पूरे समीकरण को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया 5 से भाग देने पर। 5 से इसको डिवाइड करूं तो 5 5 जा 25, तो 5n, ये n स्क्वायर होगा 15n स्क्वायर, ये 15n स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे n का इंटू n से हुआ है, प्लस 5 3 जा 15, 3n स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0। अब गौर कीजिएगा, हमने पीछे पढ़ा था द्विघात समीकरण, तो हम इसको सबसे पहले अपने द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आते हैं। तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम ये 3n को पोर्शन को आगे लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास हमारे समीकरण का स्टैंडर्ड रूप आ गया। अब आप जानते हैं कि जब भी आपके पास समीकरण इस फॉर्म पे आ जाता है तब आप यहाँ पर गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, और गुणनखंड में भी हमने सीखा था कि मध्य पद का विभक्ति करना हम
करते हैं। तो हम मध्य पद विभक्तिकरण का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये पहला पद होता है इसके गुणांक को हम अंतिम अचर पद से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 1300 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ कोने में कर देते हैं, बाद में इसको इरेज कर देंगे, यहाँ कर लेते हैं। तो 3 सॉरी गौर कीजिएगा, 300 300 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी सीधे बोलूं तो 13 3 जा 39 होता है। डबल पीछे जीरो आ गए। अब दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम इसको विभाजित करना शुरू करते हैं सबसे छोटे अंक से। 2 से शुरू करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 यहाँ कैरी आएगी तो 19 बन जाएगा। 2 9 जा होता है 18, 1 बचेगा। 2 5 जा 10 और 0 1950 हमारे पास पहला सिचुएशन इसका टेबल बन के आ जाएगा कि हमने इसको जब 2 से डिवाइड किया तो ये बन के आ गया 1950। पुनः 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 0 लास्ट में आ रहा है। 2 9 जा 18, 1 बचेगा यहाँ पर पुनः तो 15 बनेगा। 2 7 जा 14, 1 कैरी आ जाएगी, फिर 10 बनेगा। 2 5 जा 10। अब हम यहाँ पर देखेंगे यह हमारे पास 2 शब्द डिविजिबल नहीं है, तो हम या तो 3 से करते हैं या 5 से करते हैं। तो 3 से शुरुआत करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 से 7 को करेंगे 3 2 जा 6, 1 कैरी बचेगी, 15 बनेगा। 3 5 जा 15। पुनः नेक्स्ट कर लेते हैं, 3 से करके चेक कर लेते हैं। 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 6 जा होता है 30 और 25, 5 5 जा 25। पुनः 5 से करके देख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 13 तो सिर्फ 13 से ही हो सकता है। ये हमारे पास टेबल बन के आ गई। अब हमें ध्यान देना होता है कि इन जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं इनको इस तरीके से हम अरेंज करते हैं कि हमारे पास ऐड करके ये मध्य पद निकल के आ जाए। तो गौर करते हैं, इनका टेबल बनाते हैं। 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एक बन गई। और 13 into 5 65। यदि मैं 65 में से 60 को माइनस कर दूं तो 5 तो आ जाएगा। यही हमें चाहिए, मध्य पद हमें यही चाहिए। तो हम इस जो हमने लिखा 65 और 60 इसको हम इस फॉर्म पे यहाँ इस रूप में लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लेके 65 माइनस 60 ब्रैकेट के बाहर n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। इस पोर्शन को हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसका काम हो चुका है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व बन के आएगी 3n स्क्वायर प्लस 65 का n के साथ मल्टीप्लाई 65n माइनस 60 का n के साथ में इंटू 60n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि जब हम समीकरण को इस फॉर्म पे खोल लेते हैं तब हम समूहन विधि का यूज करते हैं, यानी समूह बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो हमने एक पेयर बनाया 3n स्क्वायर प्लस 65n का, और दूसरा पेयर बना लिया हमने 60n माइनस 1300 का। अब गौर कीजिएगा, दोनों में से 3n स्क्वायर प्लस 65n में से n कॉमन है तो हम n को बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 3n प्लस 65 माइनस का साइन आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा 60 और 1300 में से अगर हम कॉमन ढूंढें तो हमारे पास 20 कॉमन बनेगा क्योंकि दोनों के टेबल में 20 इजी वे दोनों को डिवाइड करेगा। तो माइनस का 20 ले लेते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 20 से 60 को डिवाइड करूं तो 23 या 60 3n और माइनस का अंदर जाएगा प्लस करेगा तो प्लस हो जाएगा 26 या 120, यहाँ पर 120 और माइनस करेंगे तो 100 बनेगा। 25 जा 100 तो ये बन जाएगा, ये भी आपके पास बन जाएगा प्लस 65 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पोर्शन मेरे हिसाब से क्लियर है। अब आप जानते हैं कि जो ओवरहेड होता है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3n प्लस 65 एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और जो फिर दूसरा पार्ट बचा हुआ है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले को अगर हम सॉल्व करें हम लिखेंगे 3n प्लस 65 इज इक्वल टू 0।
65 को ट्रांसपोज करके हम RHS लेके जा रहे हैं, तो ये बनेगा 3n इज इक्वल टू -65 और n इज इक्वल टू हो जाएगा -65/3। एक पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास बचा है n-20 वाला पोर्शन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे n-20 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 20। अब आप गौर कीजिएगा, उन्होंने सवाल को पुनः पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि कितना समय लगेगा, और हमने कहा था कि माना हम समय को n ले लेते हैं, तो महीने तो या समय, दिन, माह, पूछा गया माह है, तो गौर कीजिएगा यह ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो n इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो हम कहेंगे कि यदि एक व्यक्ति रुपये 3250 का ऋण पहले माह की किस्त रुपये 20 देकर चुकाता है और फिर किस्त की राशि में रुपये 50 प्रति माह की वृद्धि करता है, तो ऋण चुकाने में उसको 20 महीने का समय लग जाएगा, अर्थात n की जो वैल्यू आई वो 20 आ गई। साथियों, आपने देखा कि बोर्ड ने हमसे किस तरीके के सवालों को पूछ रखा है और लगातार बोर्ड हमसे इस तरीके के सवाल पूछता है। तो आज हमने इस एपी के अंतर्गत अपने जो जो बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल थे उनको कंप्लीट किया। आपने सीरीज को अगर फॉलो किया हो तो आपने गौर किया होगा, हमने सबसे पहले एमसीक्यूज बनाए थे, उसके बाद हमने 1 नंबर में सवाल बनाए थे, फिर हमने पुनः 2 और 4 नंबर में सवाल बनाए थे, और हमने आज एंड में इस तरीके का सवाल भी बना दिया 4 से 5 नंबर वाला जो हमसे बोर्ड पूछ रहा है। तो आप अगर अपनी तैयारियों को मजबूती देना चाहते हैं तो आप आके हमारे इस चैनल पे स्टडी कीजिए, अपने अध्ययन को मजबूत कीजिए और लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। अब इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले चैप्टर की ओर हम जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।